नीति निर्देशक तत्व खत्म, पूरा का पूरा 36 से 51 खत्म, ठीक ना। अब आओ मौलिक कर्तव्य में, क्या जाए मौलिक कर्तव्य किधर है, कहाँ पे आना मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया। मूल संविधान होता है संशोधन के पहले वाला संविधान, वह संविधान जो संविधान सभा ने इस देश की जनता को आत्मसमर्पित किया था, उसको बोला जाता है मूल संविधान। और जब से संविधान में अमेंडमेंट होने लगे, परिवर्तन होने लगे, संशोधन होने लगे, ठीक है ना, उसको मूल संविधान नहीं बोला था। मतलब मूल संविधान कब था, 26 जनवरी 1950 तक जो था वह क्या था, मूल संविधान। पहला संशोधन कब हुआ था, 1900, पहला संशोधन है 1951। वहां के बाद मूल संविधान खत्म, ठीक ना, वह मूल संविधान नहीं रहा। मतलब वह संविधान जिसमें एक भी अमेंडमेंट ना किया गया हो। अमेंडमेंट मतलब क्या था, संशोधन, क्या होता है संशोधन, उसको बोलते हैं मूल संविधान। तो यह जो मौलिक कर्तव्य था वह मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया बेटा, रूस से, ठीक ना। देखो रूस से लिया गया है, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। किसमें, 42वां संविधान संशोधन में। अब कब बेटा, 1976। किधर है, सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है, रूस, क्या है, रूस। कब जोड़ा गया, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन। कब किया गया था, 1976। कोई दिक्कत, इसको भारतीय संविधान में भाग 4 के ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया, भाग 4 के ए में। अगर भाग पूछेगा तो कहाँ पे, भाग 4 के ए। अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का विवरण किस संविधान में है, तो 51 का ए। किसमें है, 51 का ए। कौन सा 51 का ए, किधर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बोलो। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए एक समिति की गठन की गई थी। उस समिति ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी भारतीय संसद को, ठीक है। और तब जाके संसद ने मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था बेटा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है बेटा। क्या नाम था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यही नाम। देखिए पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, कहां से, कहां से, कहां से, क्या संशोधन, कौन सा संशोधन, कौन सा संशोधन, कौन सा, कब, अच्छा कितना भाग में रखा गया, 4 का, 4 का, 4 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। समिति का नाम सरदार किधर है, इतना चीज याद हो गया आपको, याद हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, जब जोड़ा गया था बेटा, जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। कितनी थी, 10। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। किधर है, कोई दिक्कत। 11वां संविधान, देखो सॉरी 11वां जो मौलिक कर्तव्य बेटा वह 86वां, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। इसमें एक बात कहा गया था, 86वां संविधान सभा, सॉरी 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना यह तो मौलिक कर्तव्य में भी आ जाता है, सॉरी मौलिक अधिकार में भी आ जाता है, शिक्षा के अधिकार में भी आ जाता है। लेकिन देखो मौलिक कर्तव्य भी है, किसके लिए मौलिक कर्तव्य है, उनके गार्जियन के लिए, उनके माता पिता के लिए। मान लो सरकार तो शिक्षा देने के लिए तैयार है, सरकारी स्कूल खोल के बैठी हुई है, प्राथमिक विद्यालय खोल के बैठी हुई ना। अब बेटा सरकार यह तो नहीं ना करेगी तुम्हारे घर से तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएगी, सरकार के पास इतना तो समय है नहीं। तो आपका भी कर्तव्य क्या है कि उस संस्थान तक बच्चों को जाकर के छोड़े और वहां से बच्चों के सुरक्षित लेके वापस आए, ताकि आपके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से महरूम ना हो। समझ में ना, ठीक है ना। यह आपकी ड्यूटी है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आप रोक नहीं सकते। जैसे सरकार दे दी, सरकार मौलिक अधिकार में समझ गई कि आपका अधिकार है, तो अधिकार दे रही तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य होगा। बस आप अधिकार दीजिएगा, अपना कर्तव्य नहीं दिखाइएगा, कर्तव्य भी तो कुछ दिखाइए ना भाई, आपका भी तो कर्तव्य होगा ना कुछ, ठीक है ना। तो यह 11वां जब जोड़ा गया था वह 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए माता पिता
एक्साइटेड रहेंगे। मतलब कहने का मतलब कि माता पिता भी जागरूक रहेंगे, उनको सरकारी स्कूल तक जाके छोड़ेंगे, ऐसा समझे ना, और जा करके उनको शिक्षा मतलब शिक्षा दिलवाने का कार्य करेंगे। सरकार तो घर से नहीं उठा के ले जाएगी बेटा, ऐसा थोड़ी कि सरकार आगे कि ऐसा है कि आपका बच्चा आज नहीं आया था, दीजिए हम आपके बच्चे को ले जाएंगे, ऐसा तो बात नहीं है। सरकार का काम है, सरकार का यह काम है, राज्य का यह काम है कि अच्छा से अच्छा स्कूल की व्यवस्था के लिए कर दे। राज्य का यह काम है कि अच्छी से अच्छी उस स्कूल में फैकल्टी दे दे। राज्य का यह काम है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं उस स्कूल में दे दे, लाइब्रेरी दे दे, लैब दे दे, ऐसा में ना, फ्री का बुक दे दे, फ्री का कॉपी दे दे, फ्री का ड्रेस दे दे, एक टाइम का आपका भोजन भी दे रही है, ठीक है ना। तो आपका काम है कि आप अपने बच्चे को वहां तक भेजें, ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को ना, ऐसा कार्य सरकार थोड़ी करने वाली है, ठीक है ना। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देने के लिए माँ बाप का भी कर्तव्य हो गया। किधर हो गया था? ये बेसिक था, मौलिक कर्तव्य का बेसिक। कहां से लिया गया? रूस। कहां से? रूस। कहां से? रूस। कहां से? रूस। कौन सा संशोधन? वर्ष 1976, वर्ष 1976, भाग 4 भाग 4 अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 समिति सरदार पहला सरदार, दूसरा तीसरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा, कितने मूल जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तो उसकी संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में संख्या 11, वर्तमान में 11। अच्छा, 11वां को कब जोड़ा गया था? 86वां 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002। अच्छा, इसमें जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अब माँ बाप का भी कर्तव्य है कि उनको वहां तक पहुंचाए। समझो ना, जब राज्य दे रही तो आपका भी कर्तव्य है कि आप वहां तक पहुंचाए। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, तो ठीक है, आपकी जहां हैसियत है उस मुताबिक अपने बच्चे को शिक्षा दे, पर दे, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। पर सब सही है सर, एक चीज इसमें भी जोड़ दिया, समझो ना, कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। यही चीज गलती करते जाएंगे। इसमें भी रीट जारी होता ना तो यह भी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान ठीक है ना। आज समझो बेटा, मौलिक कर्तव्य का पालन आप नहीं करते तो आपको किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, राज्य आप अब मौलिक अधिकार क्या है? अब समझिए, ये तो बेसिक था आपका मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार, राज्य आपको मौलिक अधिकार दिया है ना। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई हनन करता है, अगर मान लीजिए सरकार ही आपकी मौलिक अधिकार की हनन कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें भी जोड़ा गया है कि 20 और 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में आपसे छीना नहीं जा सकता, नहीं छीना जा सकता है। 20 और 21 क्लियर है, ऑलरेडी हम बता दिए हैं। तो यदि संविधान आपको कुछ अधिकार दे रहा है तो आपका भी संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। उसी कर्तव्यों को जो अधिकार से बाहर की श्रेणी में आते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व से बाहर की श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। अधिकार क्या है? जो सरकार आपको दे रही है, संविधान आपको दे रहा है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो सरकार पे डिपेंड है, जो राज्य पे डिपेंड है। राज्य आपको दे भी सकती है, राज्य आपको नहीं भी सकती। इन दोनों से जो बाहर है, जो सरकार और राज्य दोनों को मिल के करना है, ठीक है ना। सरकार, राज्य और पब्लिक तीनों को मिल करके करना है। संस्थाएं भी शामिल है, सरकार भी शामिल है और हमें भी इसमें शामिल होना है। तीनों द्वारा जो कर्तव्य किया जाएगा, तीनों के इन्वॉल्वमेंट से जो कर्तव्य शामिल हो रहा है वह है मौलिक कर्तव्य। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने सेना के प्रति, अपने सरकारी संस्थाओं के प्रति। है सुना, हमें जो आजादी दिलवाए हैं उनके प्रति, अपने जो नारा लगा के चले गए हैं, जैसे जय हिंद जय भारत, दिल्ली चलो, तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक ना। जैसे ये सब नाराओं के प्रति मेरा भी कुछ सम्मान है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, संसद, पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका सम्मान करना हमारा भी क्या है? कर्तव्य। उन्हीं सब चीजों का कहाँ पढ़ना है? मौलिक कर्तव्य। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? मिटा दे इसको। चलो, मतलब ये वाला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य है। हाँ, जो नहीं देगा उसको दंड मिलेगा ना। दंड का प्रावधान कहाँ है? मतलब मौलिक, देखो, अगर बच्चा यह जाकर के कहीं पे कंप्लेन करे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको दंड मिलेगा, ताकि मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये क्या बोला? इसमें यह बात कहा गया है कि सरकार आपको अधिकार दी है, फंडामेंटल राइट दी है,
ठीक ना, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार प्राथमिक शिक्षा से महरूम नहीं करे, यह सरकार का काम है। लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है, उस बच्चे को आप स्कूल तक छोड़िए, ताकि 6 वर्ष के बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वह खुद से नहीं जा सकते हैं, ऐसा समझे ना, उनको लाइए सही टाइम पे, यह आपका कर्तव्य है, जिसको कहाँ जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, ऐसा समझे ना, क्लियर है, कोई दिक्कत और कोई दिक्कत और कोई बात नहीं। और यदि वो बच्चा कंप्लेन किया, मान लो कि किसी बच्चे को तुम जबरदस्ती बेट बेगारी करा रहे हो या जबरन मजदूरी करवा रहे हो होटल में रखो, और उस बच्चे को माने तुम शिक्षा प्राप्त करें। बाय द वे कभी कोई ऐसा होता है ना कि होटल पे अक्सर ऑफिसर वगैरह जाते रहते हैं चाय पानी के लिए, अगर भूल से उस बच्चा को मालूम चल जाए कि ऑफिसर है, अब कड़क ऑफिसर है, या किसी भी तरह से प्रशासन के शरण में चल गया, तो फिर बाबू तुम्हारा बेल नहीं होने वाला, ये तुम याद रखना है, समझ में ना, ताकि बेट बेगारी या जबरन बेगारी करवाना मना है ना। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह के कार्य में संलग्न करना गैर कानूनी है ना, मौलिक अधिकार में सब बता चुके हैं, आप नहीं कर सकते। ये कर्तव्य उनके माता पिता का है कि उनको स्कूल तक छोड़े। अगर आपकी हैसियत है कि हम राज्य द्वारा पोषित स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो आप सिर्फ अच्छे प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ाएं और अपने बच्चे को पढ़ाएं, प्राथमिक शिक्षा से महरूम ना करें। यह प्राथमिक शिक्षा देना आपके माता पिता का भी कर्तव्य बनता है, ऐसे में ना। इसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे इसमें लोग हैं जिसके सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, ऐसे में ना। हमारे दिल्ली में देखो, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छे पैसे वाले लोग डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था अच्छा है, वहाँ पे अच्छी फैकल्टियाँ हैं, पढ़ाई इतना अच्छा हो रहा है कि वहाँ के बच्चे IIT निकाल ले रहे हैं, वहाँ के बच्चे मेडिकल निकाल रहे हैं 10+2 वाले स्कूल से पढ़ के। इतना अच्छा केजरीवाल वहाँ पे सिस्टम लगा दिए हैं, तो भाई लगाए तो आदमी भेजेगा नहीं। अब मान लो अब अपने ही बिहार में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो गया, बिहार में मैडमों की वैकेंसी हो गई है, बहुत सारे ऐसे टीचर का वैकेंसी हो गया है जिससे फरवरी का स्पेलिंग पूछो तो फरवरी का स्पेलिंग नहीं बताएगा। अगर फरवरी का स्पेलिंग पूछो तो फरवरी का स्पेलिंग नहीं बताओ, तुम्हारे बच्चे को शिक्षा क्या देगा? वो आराम से जानते हो जाता है सरकारी स्कूल में मार। हाँ क्या शर्मा जी, तो हाँ ठीक है, तो बनाइएगा हम लोग, तो हम बना दे रहे हैं महाराज, आइए धूपवा खा लीजिए, ऐसा आराम से धर के रगड़ रहा है। सरकार की गलती है, राज्य की गलती है। राज्य की यह गलती है, सुनो, राज्य की गलती यह है कि राज्य अच्छे लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहा है। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उसको सरकार रोक रही है नौकरी में जाने से, और जो लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनको घुसा करके रखा हुआ है। अच्छा बताओ तो कितने स्कूल में उर्दू टीचर उर्दू पढ़ाई होता है? ऐसे कितने सरकारी स्कूल है जहाँ पे उर्दू पढ़ाई होता है? बता तो फिर काहे का उर्दू शिक्षक की बहाली? वही शिक्षा तुम यदि देना चाहते हो तो अच्छा से लैब बना दो बाबू। अगर गलती करें तो बोलिए। मान लीजिए एक उर्दू शिक्षक की बहाली आप कर रहे हैं तो 140,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो साल का कितना हो गया? बर्चू 48, 4,80,000, मोटा मोटी 5 लाख रुपये आप उसको पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना, तो कर रहे हैं 5 लाख रुपये में एक लैब तैयार हो जाएगी नहीं हो जाएगा? अच्छा लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी नहीं हो जाएगा? तो सरकार जानबूझ करके आपको पीछे रखना चाहती है कि अगर सरकारी शिक्षण संस्थान को मजबूत बना दिए और लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमको वोट देगा। तो फिर तू सोच समझदार ना बन जाएगा हो। तो समझदार आदमी मूर्खों को कभी वोट देगा? वो खुद ना इलेक्शन लड़ेगा। समझदार आदमी कभी मूर्खों को वोट देगा? वो ससुरा खुद इलेक्शन लड़ने लगेगा, वो खुद अपनी पार्टी को खड़ा कर लेगा। गरीब घर का तो बेटा था अरविंद केजरीवाल, समझदार था, IRS बन गया, खुद पार्टी बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया ना, बना लिया कि नहीं? सरकार को देखो, BR अम्बेडकर बोले थे कि अगर किसी व्यक्ति को मारना हो ना तो उसको बम बारूद गोला से मत मारो, उसको शिक्षा से महरूम करना है। वो अब आने वाली उसकी 10 नस्लें तबाह हो जाएगी, वो खुद पे खुद मर जाएगा। BR अम्बेडकर का कथन है। और तुमको मारना है तो हाथ झापड़ लात मार देना बहुत आसान होता है, उसका शिक्षा दिमाग से मारो, पढ़ ऐसा करो ना कि वो नौकरी नहीं ले, उसको ऐसा केस में फंसा दो कि उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाए, उसका एक नस्ल तो पीछे चला गया। इसलिए आप लोग युवा हैं, अपना दिमाग हमेशा ठंडा करके रहें, कहीं पे भी उलझे नहीं, ठीक ना, अपने आप को बचा करके रखिए सब चीज़, ताकि एक बार किसी केस में उलझ जाइएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फाइनल होने पे कोई भी एग्जाम थाना में, पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए आता है कि इस बंदे पे कोई कानूनी कार्रवाई तो कभी नहीं चली है, या इस बंदे पे किसी प्रकार का कोई धारा तो नहीं लगा है जो माननीय न्यायालय में क्या है, लंबित है, ऐसा समझना। हाँ, इसलिए आपसे आचरण मांगा जाता है, वेरिफिकेशन होती है। थाना यहाँ पे लिख के देगा कि नहीं, अब इस बच्चे पे किसी भी प्रकार का धारा नहीं लगा है, यह बच्चा बिल्कुल राफ साफ है, ऐसा ना, इसका आचरण बहुत अच्छा है। इसीलिए थाना से नहीं, SP ऑफिस से आचरण मांगा जाता है। फाइनल वाला जब फाइनल मेरिट तैयार होता है तो SP ऑफिस से मांगा जाता है। वो आचरण एक दिन में नहीं बनता है, वो आचरण बनाने में 15 से 20 दिन लग जाता है, जान लीजिए। पूरा थाना आगे आपको वेरीफाई करना है आपके घर पे,
अब आपसे नहीं पूछेगी, आजू बाजू के लोगों से पूछेगी कि बताइए कहीं हो गया ना, आप बोल रहे थे ना अभी कि सर ऐसे काहे बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते बेटा, हम रियली में तुमको बोल रहे हैं। अगर बिहार से तुम जाति प्रथा को खत्म कर दो, संभव है ये नहीं है, और संभव हो जाता ना बेटा, तो एक से एक बिहार में ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के लायक है। 9वां फेल और 10वां फेल उप मुख्यमंत्री अथी नहीं बनता, स्वास्थ्य मंत्री है, समझ में ना। एक से एक लोग हैं जो यहाँ पे बन सकते हैं, समझे ना। है आप बिहार से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कतई नहीं निकाल सकते हैं। आपका सोचे बदल जाएगा फिर बाद में जाके। हम भी जब युवा थे ना आपकी उम्र के, तो हम भी सोचते थे कि सब कुछ नहीं है, पर बेटा ऐसा हो गया ना कि है बिहार में खास करके। यही दिल्ली में जा कुछ भी नहीं है, मुंबई में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे टैलेंट को सलाम है। तो अगर आप तेज तरार हैं तो फिर दुनिया आपको सलाम कर रही है, अगर आपका तेज तरार नहीं है तो आपको दुनिया सलाम नहीं कर रही है। बात क्लियर, समझे ना। यह होता है मौलिक कर्तव्य। किधर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखो रुक दो, ए बाबू सुधीर थोड़ा देखो, चलो देखो क्लियर हो गया ना। अब देखो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य देखना, देखो हल्ला मत करो बाबू, हल्ला करोगे मार खा जाओगे। देखो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या प्रावधान, देखो देख रहा, देखो पहला है संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना। देखो देख रहा, पहला क्या है, संविधान का पालन करना एवं संविधान में जो विवरित इनके आदर्श संस्थाएं हैं उनके प्रति अपनी आदर भावना प्रकट करना, ठीक ना। जैसे देखो जो संविधान में लिखा गया है, एक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि संविधान की अवहेलना कभी नहीं करे। इसकी जो आदर्श संस्थाएं हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ठीक है ना, विधानसभा मतलब विधानमंडल, ठीक है ना, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं जो संविधान में वर्णित है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, इनके प्रति अपना इज्जत भाव प्रकट करना, ठीक है ना, इनका सम्मान करना। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दिया तो हम मानने से इनकार कर दें, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, पढ़ाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला जहां तक भारत का क्षेत्र है वहां तक लागू होगा, ऐसा में ना, जहां तक भारत का क्षेत्र है वहां तक लागू होगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है मौलिक कर्तव्य, एक संविधान का पालन करना एवं संविधान में उल्लेखित जितने भी संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करना। कौन कौन सी संस्थाएं बता दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारतीय संसद उसके 2 अभिन्न अंग, लोकसभा या राज्यसभा, राज्य की विधानमंडल उसके 2 अभिन्न अंग, विधानसभा या विधान परिषद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं जिसका वर्णन संविधान में है उसका भी आदर करना। किसमें हो गया मौलिक कर्तव्य संख्या 1 और मौलिक कर्तव्य संख्या 2 देखो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ ना बेटा, हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन हुआ है ना। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सब हुआ है ना। इस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे, ठीक ना, उनके आदर्शों का पालन कर, ठीक ना। ऐसा नहीं है जो लोग थे इसमें शामिल, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, बेगम हजरत महल हो गई जिनको महक परी कहा जाता था, ठीक ना, जितने भी हमारे फाइटर हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, ठीक है ना, जो भी भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, उनके आदर्शों का पालन करना। उनके आदर्शों का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि उनके प्रति अपनी इज्जत और श्रद्धा प्रकट करना, ऐसा समझना। जैसे ऐसा नहीं हो ना कि कोई, जैसे कभी कभी देश विरोधी नारे कश्मीर में लग जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये सब करके नहीं करना चाहिए। देश है अपना, ठीक है। मेरा मन भेद है, मेरा मतभेद है मोदी साहब से, पर मेरा मन भेद नहीं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब बात देश की आएगी तो हम पहले मोदी जी का सुनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। क्लियर है? हम मतभेद है उनसे, वो नौकरी नहीं भेज रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, एक तो वैकेंसी 5-5 साल लटका के रखे, हम इनसे बात उनसे विरोधी हैं। वह पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, इन सब बातों पे विरोधी है उनके। लोकतंत्र है, विरोध करेंगे, मेरा हक है, पर उनसे किसी भी प्रकार का मन भेद नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे कोचिंग में ताला लगवा दिए, ऐसा थोड़ी कि उनको टारगेट पे ले लिए।
जिस दिन ले लेंगे उस दिन भी देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट है ना, देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट में, है कि नहीं। तो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक ना। राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित जितने भी लोग थे उनके आदर्शों का पालन करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर, कोई दिक्कत है बोलो। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, आज समझ ना, SC ST और बैकवर्ड फॉरवर्ड मत करना है, ये सब करना गलत बात है। यह हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना हमारा काम है। हमारा देश हमसे मजबूत होगा ना, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, कभी हो सकता है? तब तो फिर गृह युद्ध छिड़ जाएगा आपस में लड़ने पे, जाति के नाम पे लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, काले गोरे के नाम पे लड़े, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं करें, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करें, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग के आधार पर भेदभाव ना करें। यह करना गैर कानूनी है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक ना, कभी टूटने ना दें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, यह हमारा कर्तव्य है। यह बात अलग है कि इस कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, यही गलत है। मेरे हिसाब से दंड का प्रावधान होना चाहिए, तभी तो ये लोग रुक जाते हैं। ऐसा समझो ना, होता है कि नहीं, बिना डर की प्रीति नहीं होती है, बिना भय की प्रीति नहीं होती है। क्लियर है? कितना बता दे, 3 तो बताया ना, चौथा देखो, ठीक है ना। चौथा है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा। रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा, ठीक है ना। देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा सीमा पर रह करके नहीं कर सकते हैं, देश की रक्षा आप अंदर भी रह के कर सकते हैं। जैसे देश की रक्षा कैसे करना होता है, मान लो किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो, वो आपका देश का एसेट्स है, कोई भी नागरिक है वो आपके देश का क्या है, एसेट्स है। जैसे तुम ही लोग कौन पढ़ा रहे हैं, अभी तुम लोग में से कोई कब क्या बन जाए हमको पता है। हो सकता है आगे 1 साल चल के कोई बच्चा BPSC क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है आगे चल के कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, और तो दिमाग में कोई चीज, तुम्हारा दिमाग अभी चंचल है, ठीक ना। तो तुमको अच्छी तरह से शिक्षा देना यह मेरा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि तुम एक देश की एसेट्स हो, देश की एक संपत्ति हो। हर एक व्यक्ति, 135 करोड़ जनता है, एक एक बच्चा देश की क्या है, संपत्ति है, और उसका रक्षा करना, उसके सुख दुख में साथ देना, उसकी सेवा करना देश की सेवा होगी। ऐसा ना, देश की सेवा करना। अच्छा, देश कोई व्यक्ति है, देश तो कोई व्यक्ति नहीं है, कहाँ देश है व्यक्ति, खोजिए, उन्हीं का गोड़ हाथ दबाएंगे हम। देश मतलब क्या, देश में रहने वाले लोग, यही देश है। तो इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध आप करें कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं। वह क्या होगा, देश के लोगों की रक्षा, अर्थात इनडायरेक्टली रूप से देश की रक्षा, सेवा करना। किसी भी व्यक्ति को ब्लड की हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया जो 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, या हो सकता है कोई ऐसा लाचार व्यक्ति आया हो, ऐसा वृद्ध व्यक्ति आया हो जिसको सख्त दवा की जरूरत है, उसको आप जितना हो सके आपसे हर संभव प्रयास करें कि उसकी मदद की जाए। यह होगी देश की रक्षा, यह होगी देश की सेवा। और जरूरत पड़े तो सेना की वर्दी पहन करके देश पे लड़ने चले जाए, यह होगी देश की रक्षा। अब मान लो कि चाइना से युद्ध हो गया, या एक तरफ से चाइना से मोर्चा खुल गया, एक तरफ से पाकिस्तान से मोर्चा खुल गया, और हो सकता है ऐसा तो है नहीं कंडीशन, ताकि हम विश्व में तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, आप समझे, ऐसा कंडीशन हमारे पास है नहीं। मान लो सपोज ऐसा कंडीशन हो जाए, तो इसमें सबसे पहले तत्पर है कि हमारा मौलिक कर्तव्य कि अपने देश की रक्षा करें। उस समय आ जाएगा एकदम डायरेक्टली रूप से। और इनडायरेक्टली रूप से कैसे है, देश की सेवा करना, अंदर में रह करके भाईचारा रखें, सद्भावना रखें, आपस में प्रेम रखें, जितना हो सके एक लाचार व्यक्ति की सेवा करें, यह होगी देश की सेवा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल, अरे कोई दिक्कत है बोलो। देखो कौन सा बताए, 4 बताए ना, चलो 5वां देखो। 5वां है देश के लोगों के बीच में भाईचारे को भाईचारे का मतलब होता है ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड, ठीक ना। आपस में भाईचारा रखिए, ठीक ना। हाँ, किसी जातिवाद के आधार पे ना लड़े, किसी धर्म के आधार पे ना लड़े। देखो खास करके 2 लोगों के लिए मत लड़ना, स्पोर्ट्समैन के लिए मत लड़ना और नेता के लिए मत लड़ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्पोर्ट्समैन के लिए लड़ जाते हैं आपस में, कि हम रोहित शर्मा के फैन है, वो कहता है विराट कोहली के फैन है। ये सब नहीं, वो दोनों एक ही है, आप क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, या किसी पार्टी के नाम पे नहीं लड़ना आपस में, ठीक है ना। आरजेडी जदयू वाले सब एक ही हैं,
अच्छा बता दो, अभी विजय अशोक चौधरी की बेटी की शादी हुई, ठीक है ना, बिहार के पूर्व डीजीपी के बेटे के साथ, डीजीपी आईजी के बेटे के साथ हुई है। अशोक चौधरी अभी बिहार में तत्कालीन सरकार में मंत्री है, शायद शिक्षा मंत्री या कोई पिछड़ा में शिक्षा मंत्री थे, इसमें कुछ भवन निर्माण मंत्री बने, ठीक है ना। तो अशोक चौधरी किसी दूसरे समुदाय से, और जिससे शादी हुई वो किसी दूसरे समुदाय से। अच्छा, अशोक चौधरी अपनी बच्ची की शादी में तुमको इनविटेशन कार्ड भेजे थे क्या? भेजे थे? वो मंत्री है तो किसको भेजेगा? मंत्री को, बीजेपी वालों को भेजेगा, आरजेडी वालों को भेजेगा, खुद जदयू का है, कांग्रेस वालों को भेजेगा। आपस में वो सब तुम्हारा लगता है ना कि वो सब आपस में बहुत अच्छा। लालू साहब की बेटी की शादी हुई थी मुलायम यादव के भतीजे से, मुलायम यादव का भतीजा और लालू यादव की बेटी, दोनों का शादी हुआ था। मोदी जी आए थे आशीर्वाद देने और लालू जी से गले मिले थे, आ समझे ना। अब मुलायम सिंह यादव जो इस धरती पर नहीं रहे, उनसे भी बैठ के बात किए थे। तो मुलायम सिंह यादव तुमको दिए थे क्या कार्ड कि मेरे भतीजा का शादी है, आ जाइएगा, बहुत आप हमको सपोर्ट करते हैं। कई कार्यकर्ता के कार्ड दिए होंगे। लड़ना बेवकूफ़ी है, किसी भी नेता के लिए आपस में बैर करना बेवकूफ़ी है। वह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह एक भेड़ नहीं 100 भेड़ियों की कहानी है। रामधारी से दिनकर की कहानी जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक भेड़ नहीं 100 भेड़ियों की कहानी है। उस पोस्ट पे कोई भी जाएगा तो उतना ही बड़ा कमीना बन जाएगा। हो सकता है हम भी जाएंगे तो हम भी कमीना बन जाएंगे, में इम्पॉसिबल, इसे टाल नहीं सकते। तो आपस में भाईचारे को बनाए रखना है हमारा मौलिक कर्तव्य। यहीं तक रहने दीजिए, बाकी ठीक है ना।